नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जब अपने ही अपना साथ छोड़ दें तो असहनीय तकलीफ होती है। कुछ ऐसी ही तकलीफ से जूझ रही है इंदौर के अस्पताल में पड़ी ये बच्ची, जिसके अपने ही माता पिता बच्ची को अस्पताल में छोड़कर चले गए। पर आखिर ऐसा क्या वजह रही होगी कि जिस वजह से जिस मां ने बच्ची को जन्म दिया वही उसे लावारिस छोड़कर चली गई। आखिर क्यों एक पिता ने अपनी ही बेटी से मुंह मोड़ लिया? पर उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कोई भी वजह बच्चे के साथ किए गए इस धोखे का जवाब दे सकती है? एक रिपोर्ट देखिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे ईश्वर का वो वरदान होते हैं जो बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। तो फिर क्यों कई लोग अपनी किस्मत को ठोकर मार देते हैं? वो मासूम बच्चे जिनकी एक झलक देखते ही किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्यों कई लोग उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं? ये तमाम सवाल न जाने कितनी ही बार समाज में उठ चुके हैं, पर आज भी इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। और इस बीच एक और मामला सामने आया है, जहां माँ बाप अपनी बच्ची को अस्पताल में ही छोड़कर चलते बने। मामला इंदौर हरदा जिला अस्पताल का है, जहां बच्ची ने एक पल में दुनिया में सांस ली और दूसरे ही पल माता पिता उसे लावारिस छोड़कर चले गए। इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि ये एक असामान्य बच्ची है। बच्ची के दोनों पैर घुटने से उल्टे हैं और पीठ की ओर पंजे हैं। डॉक्टर इसे दुर्लभ केस मान रहे हैं, तो वहीं उसका वजन 1 किलो 600 ग्राम है, जो कि सामान्य बच्चे से कम है। बच्ची को SNCU में भर्ती किया गया है और असामान्य बच्ची के जन्म के बाद से ही 2 दिन से माता पिता लापता हैं। पूरा मामला खिरकिया ब्लॉक के झांझरी के एक परिवार का है। बता दें कि महिला की डिलीवरी सामान्य थी, पर जन्म के समय से ही बच्ची के दोनों पैर उल्टे थे और ये देखकर डॉक्टर और नर्स भी हैरान रह गए। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सनी जुनेजा ने बताया, 5 साल के करियर में अब तक ऐसा केस नहीं आया है। इंदौर भोपाल के शिशु रोग विशेषज्ञों और हड्डी रोग विशेषज्ञों से भी चर्चा की गई है। उनका कहना है कि ये मामला रेयर है और बच्ची डॉक्टरों की निगरानी में है। हालांकि बच्ची खतरे से बाहर है, पर काफी ढूंढने के बाद भी बच्ची के माता पिता अस्पताल में कहीं नहीं मिले और अब अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और बच्ची के माता पिता को तलाश करने की अपील की है। साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी बच्चे में मां के गर्भ में कम जगह होने के कारण या अनुवांशिक हो सकती है और इस तरह के मामले लाखों में एक ही मुश्किल से होते हैं और विज्ञान में हुई तरक्की के कारण ऑपरेशन के बाद घुटनों को सीधा किया जा सकता है। हालांकि अब तक इस तरह का मामला भारत में नहीं देखा गया था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और चीन की वुहान लैब एक बार फिर से चर्चा की वजह बन गई है। जो बाइडेन का जांच के लिए आदेश देना, लेकिन सवाल ये कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। तो तब इनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं किया गया? और अब एक बार फिर से चीन की वुहान लैब चर्चा में आखिर क्यों है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं विस्तार से कि क्या है वजह कि एक बार फिर से वुहान की ये लैब चर्चा में आ गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की गहराई से जांच करने का आदेश दिया है कि क्या कोरोना वायरस पशु मानव संचरण से ये सुझाव कि वायरस लैब से लीक हुआ था एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या मीडिया इस संभावना को गंभीरता से लेने में विफल रहा। इसके अलावा ट्रंप और उनके समर्थकों ने तर्क दिया कि उनकी बात सही थी और उसे इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे शोध के हिस्से के रूप में मैंने और मेरे सहयोगियों ने महामारी के प्रसार में षड्यंत्र के सिद्धांतों पर पिछले 18 महीनों में ऑनलाइन काम किया है। ये सिद्धांत वायरस एक प्रयोगशाला में बनाया गया था और इसके सबसे शुरुआती और सबसे लोकप्रिय कारणों में से एक था। सर्वेक्षणों में पाया गया कि लगभग 30% अमेरिकियों ने कुछ बिंदुओं पर इसे माना। हालांकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं
कि वायरस में जेनेटिक इंजीनियरिंग के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे, लेकिन महामारी की शुरुआत में मीडिया ने इन अटकलों के बीच अंतर नहीं किया कि SARS-CoV-2 को चीन द्वारा एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक और बात कही गई कि इसकी उत्पत्ति तो प्राकृतिक रूप से हुई, लेकिन अध्ययन के दौरान गलती से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही लीक हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सामान्य तौर पर लैब रिसाव के दावों को अत्यधिक संदिग्ध नजर से देखा जाने लगा। नतीजा ये रहा कि सामान्य तौर पर लैब रिसाव के दावों को अत्यधिक संदिग्ध नजर से देखा जाने लगा। इसके अतिरिक्त लैब रिसाव का दावा बहुत जल्द अन्य अक्सर विरोधाभासी सिद्धांतों के साथ उलझ गया कि कोविड-19 5G विकिरण के कारण हुआ या बिल गेट्स लोगों में माइक्रोचिप लगाने के लिए टीकों का उपयोग कर रहे थे। ऑनलाइन चर्चाओं में सिद्धांतों को अक्सर इस तरह से घालमेल किया जाता है कि टिप्पणीकारों का इन्हें खारिज कर देना समझ में आता है। हमें उस राजनीतिक संदर्भ पर भी विचार करने की आवश्यकता है जिसमें इस सिद्धांत का निर्माण और प्रसार किया गया था। सामान्य लैब रिसाव सिद्धांत इस संकेत के साथ कि वायरस को एक जैव हथियार के रूप में डिजाइन किया गया हो। ट्रम्प, अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन, फॉक्स न्यूज के टकर कार्लसन और स्टीव बैनन द्वारा प्रचारित किया गया था। ये सभी अमेरिका के संकटों के लिए बाहर और भीतर के दुश्मनों को दोषी ठहराने के उद्देश्य से साजिश की बयानबाजी का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं। ट्रम्प की बातों पर हो सकता है कि किसी ने इसलिए भरोसा न जताया हो क्योंकि ट्रम्प की छवि हमेशा से बड़बोले वाली रही है। उदाहरण के लिए ट्रम्प ने ग्लोबल वार्मिंग को अमेरिका पर लाभ हासिल करने के लिए चीन द्वारा फैलाया गया एक धोखा करार दिया था और अप्रैल 2020 में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वर्गीकृत जानकारी देखी जो ये दर्शाती है कि वायरस वुहान संस्थान से आया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सबूत क्या है तो उन्होंने कहा, मुझे आपको ये बताने की अनुमति नहीं है। सबूत के बिना बड़ी साजिश की तरफ इशारा करना ट्रम्प की एक अदा है। वह राष्ट्रपति थे तो छोटी बातों पर शोर मचाते थे। शायद यही वजह है कि शुरू में लोगों को वायरस के प्रयोगशाला रिसाव के बारे में संदेह था। अब प्रश्न ये है कि ये कहानी एक बार फिर चर्चा में क्यों है। नए खुलासे के नाम पर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन दो संभावित महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कई लैब कर्मचारियों के बीमार होने की स्पष्ट रूप से खुफिया रिपोर्ट है। अगर ये सच है तो ये बड़ा सबूत होगा। हालांकि हमें यहाँ कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। ये दावा सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख में किया गया था जो खुफिया अधिकारियों की ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग पर आधारित था। याद रहे कि इसी तरह की ब्रीफिंग को आधार बनाकर लिखे गए लेख इराक युद्ध के समय में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के अस्तित्व की जानकारी देते दिखाई दिए जो कभी नहीं मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संभावित प्रयोगशाला रिसाव पर खुफिया जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे स्रोतों के हवाले से कहीं हमें गलत सूचना तो नहीं दी जा रही है। दूसरा ये पता चला कि लैंसेट में मार्च 2020 के बयान के एक प्रमुख आयोजक पीटर दास जक, जिसने लैब लीक के विचार को खारिज कर दिया था, उसका संबंध वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से था। दास जक एक शोध संगठन इको हेल्थ अलायंस के प्रमुख हैं, जिसे वायरस में हेरफेर करने के बारे में संस्थान के साथ काम करने के लिए अमेरिकी सरकार से अनुदान मिला था। कुछ ने इसे साजिश माना है, फिर भी ये खुलासा करता है वह दरअसल एक प्रयोगशाला रिसाव को कवर करने की गुप्त साजिश नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शोध वित्त पोषण से जुड़ी जटिल, स्वार्थी और राजनीतिक गड़बड़ी है। संस्थान के साथ काम करने के लिए दास जग को मिल रहे अनुदान को अप्रैल 2020 में रद्द कर दिया गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। लैंसेट पत्र पर उनके काम को महामारी की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच मची राजनीतिक खींचतान की कहानी के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। साजिश के सिद्धांतों की दुनिया में हम बार बार यही पाते हैं
कि वास्तविकता अक्सर कल्पना की तरह धुंधली होती है। उदाहरण के लिए कैनेडी की हत्या की जांच ने साजिश के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। इसमें जोर देकर कहा गया कि गोलीबारी एक अकेले बंदूकधारी ने की। हालांकि इसके नीचे जो छिपा था वह शीत युद्ध की जटिल कहानी थी, जिसमें उदाहरण के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फिदेल कास्ट्रो पर बार बार हत्या के प्रयास किए थे। अगर हम घटनाओं की साजिश या बिना साजिश के देखने पर जोर देते हैं तो हम उन अधिक गड़बड़ तरीकों को समझने में विफल होंगे जो इतिहास में हमें बताता है। इनमें वैश्विक महामारियां शामिल हैं और नतीजा ये है कि हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर सिद्धांत एक बार खारिज कर दिए जाने के बाद चर्चा के लिए वापस आ जाते हैं। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। और कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी देते आए हैं और अब इसी तीसरी लहर ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। ये वायरस गले से फेफड़ों तक मात्र 3 दिन में पहुंचने की क्षमता रखता है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के वेरिएंट के नए म्यूटेशन ने वैज्ञानिकों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ये नया म्यूटेंट डेल्टा प्लस है और इसने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं, तो वहीं 2 मामले कर्नाटक से, 2 केरल और 5 मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। हालांकि मुंबई में डेल्टा प्लस के 2 मामले जो मिले हैं वो 5 अप्रैल और 15 अप्रैल की शुरुआत में कोविड पॉजिटिव आए थे। इससे साफ है कि ये वेरिएंट शहर में 2 महीने से ज्यादा समय से है और डेल्टा प्लस से प्रभावित अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया है और राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन पर जोर देने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं ICMR के वैज्ञानिक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के नए म्यूटेशन डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं, जिसके चलते NIV पुणे में ICMR ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नए स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज कर सकती है या नहीं। हालांकि सूत्रों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के सीरम सैंपल लिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ये जांचने के लिए भी होगा कि नए वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में एंटीबॉडीज कितनी प्रभावी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि का कहना है कि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काम करती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। हेल्थ एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट ने इस बात की ओर इशारा किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। जानकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ इलाज के लिए प्रयोग किए जा रहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ हो सकता है कि काम ना करे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आंकड़े मौजूद हैं वो देखकर यही लगता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ असरदार नहीं होगा। हालांकि इस दावे को और मजबूत करने के लिए वैज्ञानिकों को और आंकड़ों की जरूरत है और इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अमेरिकी वैज्ञानिक एरिक फीगलडिंग ने ट्वीट कर कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 60% प्रभावशाली हो सकती है और फाइजर 88% प्रभावी है। यह एक नॉन ट्रायल स्टडी में सामने आया है। वैक्सीन के एक डोज का प्रभाव औसतन 33% है और कई सारे देशों में अभी एक डोज ही दी गई है। डेल्टा प्लस ने WHO के तमाम दिग्गज डॉक्टरों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार 92 देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट है। 80 देशों में B1.617.2 है और बाकी 12 देशों में B.167 है। ऐसे में आसार ये भी है कि अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू की गई है उस पर एक बार फिर से पाबंदी लग जाए। बहरहाल कई नई वैक्सीन पर भी रिसर्च चल रही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। वहीं भारत देश जहां अपनी विविधताओं के लिए विश्व भर में मशहूर है, तो वहीं यहां देवी देवताओं के साथ पेड़ों और जानवरों की पूजा आराधना भी उतनी ही अधिक लोकप्रिय है। और इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी
कि देश के वीर भूमि के नाम से पहचाने जाने वाले राज्य राजस्थान में लोग मोटर बाइक की भी पूजा करते हैं, जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है जहां पर देवी देवताओं के साथ साथ पेड़ों और जानवरों की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसे स्थान की बात करने जा रहे हैं जहां इंसान की मौत के बाद उसके बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन राजस्थान में लोग एक बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है, और लोग उस बुलेट मोटरसाइकिल से मन्नत मांगते हैं। राजस्थान के पाली में ओम बन्ना मंदिर में एक मोटरसाइकिल की भगवान की तरह पूजा की जाती है। यहाँ पर काले रंग की एक रॉयल इनफील्ड बुलेट है जो फूलों की माला से लदी एक शीशे के बक्से में बंद है। यहाँ उसकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसके पीछे यहाँ के लोगों की आस्था के साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर का नाम ओम बन्ना धाम है। लोग इसे बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ओम बन्ना की 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट, जिसका नंबर 7773 है। यहाँ पर इस बुलेट की पूजा पिछले 30 सालों से लोग करते आ रहे हैं, जबकि इसके पीछे की कहानी उतनी ही अधिक दिलचस्प और रहस्यमयी है। ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ था। ओम बन्ना पाली जिले के चोटीला गांव के रहने वाले थे और उनके पिताजी का नाम ठाकुर जोग सिंह जी राठौड़ था। ये बात साल 1988 की है, जब ओम बन्ना अपने ससुराल पाली के बगड़ी और सांडेराव से होकर अपने गांव चोटीला आ रहे थे। तभी उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उनकी बाइक एक पेड़ से जा टकराई और मौके पर ही ओम बन्ना की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मृत्यु के बाद मौके पर पहुंची रोहट थाने की पुलिस ने उनकी गाड़ी को थाने ले गई, लेकिन अगली सुबह की घटना ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जब पुलिस को उनकी गाड़ी थाने में नहीं मिलकर बल्कि उस एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली। ये सब देखकर पुलिस हैरान थी। सूचना मिलने पर पुलिस गाड़ी को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह गाड़ी थाने से गायब हो गई। फिर से उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। बार बार बाइक का घटना स्थल पर पहुंच जाने पर पुलिस को शक हुआ, तो गाड़ी को फिर से थाने में लाकर एक चैन से बांध दिया गया और इसकी निगरानी भी की गई। और तब पुलिस कर्मियों ने देखा कि जंजीरों में बंधी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और जंजीरें तोड़कर उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने सोचा कि गाड़ी को ओम सिंह राठौड़ के घर पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन घर से भी बाइक उसी घटना स्थल पर पहुंच गई। अब बाइक का बार बार घटना स्थल पर पहुंच जाना लोगों को हैरान कर रहा था, जिसके बाद ओम बन्ना के पिताजी ने इसे ओम बन्ना की इच्छा मानकर और बाइक को दुर्घटना स्थल पर चबूतरा बनवा कर खड़ा कर दिया। वहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इस स्थान पर कोई न कोई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जिस पेड़ के पास ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना घटित हुई थी, साथ ही आसपास के लोगों और बुजुर्गों का कहना है कि इस दुर्घटना के बाद ओम बन्ना की आत्मा अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते और चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते हुए दिखाई देते हैं। ओम बन्ना की आत्मा सोने से पहले गाड़ियों को या तो रोक देती है या फिर उनकी रफ्तार धीमी कर देती है, जिससे कि कोई व्यक्ति अकाल मौत का शिकार ना हो। और उसके बाद आज तक वहां दोबारा कोई दूसरी दुर्घटना नहीं हुई। आज भी इस रास्ते पर जाने वाला हर यात्री ओम बन्ना और उनकी बाइक से नमन करके ही आगे बढ़ता है और अपनी उज्जवल यात्रा के लिए मनोकामना करता है। बुलेट बाबा के इस मंदिर में एक पुजारी भी हैं, जो हर दिन मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं।
तो वहीं इस घटना के बाद से मंदिर पूरे इलाके में बुलेट बाबा के नाम से मशहूर हो गया। इतना ही नहीं, अब यहाँ लोग काफी संख्या में मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी रोहट थाने में बतौर नए थानेदार बनकर आते हैं, वो भी ओम बन्ना के मंदिर में पूजा करते हैं। यहाँ पर लोग सफल यात्रा के लिए मनोकामना मांगते हैं और ये मंदिर पूरी दुनिया का अनोखा और एकमात्र बुलेट मंदिर है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज भी दफन हैं जो कई सालों और सदियों के बाद आज भी उसी तरह से ताजा और अनसुलझे हैं जितने कि पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य हैं ही कुछ ऐसे जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझ जाते हैं, जिसमें से एक है कुलधरा गांव। पूरी कहानी क्या है जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में एक ऐसा राज दफन है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। ये गांव पिछले 117 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। बता दें कि कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा एक खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई हो, और वो व्यक्ति था रियासत का दीवान सालम सिंह। बताया जाता है कि अय्याश दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी, जिसके बाद दीवान सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान सिंह ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया और उस संदेश में लिखा था कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्म सम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि फैसला लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगले शाम कुलधरा गांव कुछ ऐसे वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोला जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है और टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के लिए मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है और उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई तो है जो उनके आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं और हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज भी महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वहीं प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। आपको बता दें कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे।
गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। साथ ही दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ और ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि कोई भी यहाँ आता है और वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वे सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।